उत्तराखंड में ठंड का कहर लगातार जारी। घनी चादर में लिपटे पहाड़, कोहरे के चलते जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। धीमी हुई वाहनों की रफ्तार। नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन पत्रों की जांच हुई पूरी। 2 दिन चली जांच में अलग अलग कारणों के चलते निरस्त किए गए 202 नामांकन। नामांकन पत्रों की जांच के बाद प्रचार प्रसार की तैयारियों में जुटी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, जीत के लिए पूरा प्लान तैयार। सभी पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी सौंप दी गई। उत्तराखंड निकाय चुनाव में शुरू हुआ पार्टियों के प्रचार प्रसार का दौर। खटीमा से अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी प्रत्याशी रमेश चंद्र जोशी ने घर घर जाकर की जनता से वोट की अपील। देहरादून के बाद अब बागेश्वर में भी शराब की ओवर रेटिंग पर आबकारी विभाग सतर्क। ओवर रेटिंग की शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई के आदेश। बागेश्वर में मोबाइल कनेक्टिविटी में समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन और स्थानीय विधायक के प्रयासों से हुई नई पहल। बीएसएनएल की ओर से किया जा रहा 48 नए टावर लगाने का काम। कपकोट के तीख में हुए कार हादसे में 4 मृतकों के शव बरामद। बुधवार की शाम बदियाकोट से कपकोट की तरफ आते समय कार के पिंडर नदी में गिरने से हुआ था हादसा। उत्तराखंड सरकार की शीतकालीन चारधाम यात्रा को प्रमोट करने की तैयारियों का दिखा बड़ा असर। बड़ी संख्या में शीतकालीन यात्रा के पहुंच रहे शीतकालीन यात्री। उत्तराखंड में साल भर चारधाम यात्रा संचालित करने की दिशा में प्रशासन ने और भी कड़े किए इंतजाम। यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा से बचाने के लिए किया जा रहा है खास फोकस। उत्तराखंड में आपदा से निपटने को तैयार विभाग। प्रमुख मार्गों पर चिन्हित किए गए 54 डेंजर जोन। आपदा से निपटने के लिए हर समय तैयार रहने के कर्मियों को दिए गए निर्देश। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में मौसम की आंख मिचोले लगातार जारी है। घनी चादर में पहाड़ लिपटे हुए हैं। कोहरे के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी कम हो गई है। वाहनों की रफ्तार भी धीमी पड़ी है। हरिद्वार में घने कोहरे से लोग लगातार परेशान है। प्रशासन ने भी सावधानी पूर्वक चलने की सलाह दे दी है। अब 2 दिन बारिश होने के भी आसार नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। बड़ी खबर है, कोहरा लगातार छाया हुआ है। लोगों का जनजीवन कोहरे की वजह से अस्त व्यस्त है। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम हो गई है। वाहनों की रफ्तार को धीमे करने के भी निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में लगातार मौसम की आंख मिचोली देखने को मिल रही है। वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो चुकी है। लगातार कोहरा बना हुआ है। बारिश का भी अलर्ट जो है जारी किया गया। हरिद्वार में भी घने कोहरे से लोग लगातार परेशान है और इस कोहरे के चलते लोगों का जनजीवन भी कहीं न कहीं अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। प्रशासन ने भी सावधानी पूर्वक चलने की सलाह दे दी है और अब 2 दिन बारिश के भी आसार जताए जा रहे हैं। हरिद्वार में घने कोहरे से लोग लगातार परेशान है। प्रशासन ने सावधानी पूर्वक चलने की सलाह दी है। बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार कोहरा बना हुआ है। ठंड लगातार बढ़ रही है। लोगों का जनजीवन भी कहीं ना कहीं ठंड से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। यह हरिद्वार की तस्वीर है। हरिद्वार में लगातार घना कोहरा बना हुआ है और कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी कम हो चुकी है। प्रशासन ने भी सावधानी पूर्वक चलने की सलाह दी है और बारिश का भी अलर्ट लगातार देखा जा रहा है कि आने वाले समय में बारिश देखने को मिल सकती है और बारिश के बाद ठंड का प्रकोप और भी बढ़ सकता है। वाहनों की रफ्तार धीमी हो चुकी है। लगातार कोहरा सुबह से लगातार छाया हुआ है और कोहरे के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। काम करने के लिए लगातार घर से बाहर निकलते हैं। ठंड लगातार बनी हुई है। कोहरा लगातार देखने को मिल रहा है और 2 दिन अब बारिश के आसार भी नजर आ रहे हैं, जिसके चलते मौसम विभाग भी कहता हुआ नजर आ रहा है कि बारिश के बाद अब प्रदेश में ठंड और भी बढ़ सकती है।
और सीधा रुख करेंगे दिल्ली के अशोक विहार, जहां प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को सौगात देने जा रहे हैं। जो खिलखिलाते बच्चे और खिलखिलाते जो लाभार्थी थे, कैसे उनके चेहरे की खुशी थी जो कि साफ तौर पे झलक रही थी। और उनको आज लग रहा था, इन बुजुर्गों को, इन नौजवानों को जरूर लग रहा था कि आज इनके जिंदगी के जो अरमान हैं वो पूरे हुए हैं। क्योंकि ये तमाम उम्र गुजारने के बाद भी लोग कहते हैं कि लोगों का जो छत का जो सपना है वो पूरा नहीं हो पाता है, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथे इन लोगों का जो छत का जो सपना है वो पूरा हुआ है। और ये ऐसा मकान मिला है जहाँ पे कि तमाम सुविधाएं, कम्युनिटी सेंटर, जो पार्क जैसी सुविधाएं, ये जो सुविधाएं हैं, ये सुविधाएं इनको मिली है। और जरूर इनका जो तो आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर दिल्ली में चुनाव है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहे हैं और फ्लैट की चाबियां जो हैं कहीं ना कहीं सौंपते हुए नजर आएंगे। बीजेपी लगातार तैयार है, 4,500 करोड़ की सौगात पीएम मोदी जनता को देने जा रहे हैं। 26 साल का ये इंतजार है लगातार। देखिए दिल्ली में चुनाव है जिसको लेकर लगातार पार्टियां जो हैं तैयारी भी करती हुई नजर आ रही हैं। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये स्वाभिमान फ्लैट है जिसकी चाबियां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुग्गी में रहने वाले लोगों को सौंप रही हैं और उनका सपना जो कहीं ना कहीं पीएम मोदी के जरिए साकार होता हुआ आज नजर आ रहा है। तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर हैं। कई सालों का इंतजार जिसका सपना हर कोई देखता है कि उसका घर हो, उसका मकान हो, और वो सपना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता का पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं जो अपार्टमेंट्स बने हैं, इसी में स्वाभिमान फ्लैट उसका नाम रखा गया है, जिसकी चाबियां पीएम मोदी सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी चाबियां सौंपी जाएंगी। बच्चों से संवाद कर रहे हैं, वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनसे संवाद करते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। तो दिल्ली के अशोक विहार की लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर राजधानी में मोदी का चुनावी बिगुल भी देखने को मिल रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी भी दिल्ली में चुनाव को लेकर पार्टियों में जोर और शोर से जुटी हुई है। आज से चुनाव प्रचार प्रसार की पीएम मोदी शुरुआत भी कर रही हैं। दिल्ली में चुनाव है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और ये तस्वीरें दिल्ली के अशोक विहार से हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहाँ पर फ्लैट जो है उसकी चाबियाँ आज सौंपी जाएंगी। तो तमाम ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर दिल्ली के अशोक विहार की ये तस्वीरें जहां पर पीएम मोदी बच्चों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनसे बात करते हुए पीएम मोदी नजर आ रही हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं जहां पर ये स्वाभिमान फ्लैट जिसकी तस्वीर। वातावरण ठीक नहीं होता है, झुग्गी में बहुत सारी चीजें होती है, तो इसके बारे में एक तरीके से हम एक निगेटिविटी जो कह सकते हैं वो हमारे सोसाइटी में है, हमारे समाज में है कि ये झुग्गी के लोग हैं, ये रेली पटरियों पर रहते हैं या इनके लिए तमाम सुविधाएं नहीं है। तो अब जरूर मुख्य धारा का हिस्सा बने हैं और ये झुग्गियों से उठ के अब फ्लैट्स में आए हैं। और मैं कह सकता हूं कि जो शानदार फ्लैट्स बने हुए हैं और ये 42 गज के फ्लैट्स हैं, आप ऐसा भी नहीं कर सकते। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे संवाददाता शैलेंद्र भी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। शैलेंद्र, ये जो इन सीटू तो आपने देखा जिसका सपना लोग देखते हैं और उस सपने को साकार कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो पहले झुग्गियों में रहते थे और इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों को अपना फ्लैट, अपना अपार्टमेंट, अपना घर मिलने जा रहा है और जिसका सपना पीएम मोदी पूरा कर रहे हैं। और ये अपार्टमेंट बहुत ही बनाया गया है सरकार की तरफ से। तस्वीरें हैं जिनके चेहरों पर मुस्कान है, बच्चों के चेहरों पर मुस्कान है और ये बच्चे जिनको आप देख रहे हैं पीएम मोदी से बात करते हुए और उनका धन्यवाद देते हुए भी कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर है और कई सालों का इंतजार है इन लोगों का, जो लोग झुग्गियों में रह रही हैं, कि उनका एक घर का उन्होंने जो सपना देखा था कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका सपना कहीं ना कहीं पूरा किया है। और इस फ्लैट का नाम स्वाभिमान फ्लैट रखा गया है, जिसको पूरी तरह से जायजा लेते हुए उस फ्लैट का नजर आए हैं पीएम मोदी। आप तस्वीरें लगातार देख सकते हैं और ये दिल्ली के अशोक विहार की तस्वीरें हैं जहां पर आज जो लोग हैं जो झुग्गियों में रहते हैं उनको फ्लैट की चाबियां सौंपी जाएंगी। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पीएम मोदी बच्चों से और वहां की महिलाओं से और जो लोग उपस्थित हैं उनसे बात करते हुए, उनसे संवाद करते हुए नजर आ रही हैं।
तो नगर निकाय चुनाव के लिए मैदान में उतरे प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो गई है। 2 दिन चली जांच में प्रदेश में 202 नामांकन अलग अलग कारणों से निरस्त कर दिए गए हैं। निकाय चुनाव में महापौर पदों पर 103, नगरपालिका परिषद और नगर पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए 587 और पार्षद सभासद पदों पर 5750 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे, जिसके बाद आज प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। हालांकि प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त कर दिए जाने पर भी सियासी गलियारों में गर्मी भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस चुनाव से पहले ही बीजेपी पर तरह तरह के आरोप लगा रही है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी ने निकाय चुनाव में प्रत्याशियों की जीत के लिए पूरा प्लान तैयार कर दिया है। पार्टी पदाधिकारियों के साथ ही विधायकों और मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। देखिए, पूरा चुनाव हम लोग मंत्रियों, विधायकों, पार्टी सबको कार्यकर्ता मानती है। केदारनाथ के चुनाव में सबका सहयोग लिया गया, इस चुनाव में सबका सहयोग लिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री की सभाएं हमने प्रत्येक नगर निगम क्षेत्र में करनी है। बड़ी नगर पालिका में मुख्यमंत्री सभाएं होंगी। मेरा प्रत्यक्ष रूप से अनेकों स्थानों पर जाना होगा और हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, सबको हम अलग अलग स्थानों पर उनके कार्यक्रम श्रृंखला बनाएंगे और कल से हमारा चुनाव का विधिवत शुभारंभ प्रारंभ हो जाएगा। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, जिसके बाद अब पार्टियां प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। बीजेपी के सभी दिग्गज अब चुनावी मैदान में उतरकर अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि हम सभी चुनाव को काफी गंभीरता के साथ लेते हैं। मुख्यमंत्री, प्रदेश पदाधिकारी या अन्य सभी पदाधिकारियों को कार्यकर्ता ही माना जाता है। जैसे केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के दौरान सभी लोगों की चुनाव प्रचार में ड्यूटी लगाई गई थी, उसी तरह से अब नगर निकाय चुनाव में भी सभी वरिष्ठ नेता प्रचार अभियान में जुटेंगे। देखिए, पूरा चुनाव हम लोग मंत्रियों, विधायकों, पार्टी सबको कार्यकर्ता मानती है। केदारनाथ के चुनाव में सबका सहयोग लिया गया, इस चुनाव में सबका सहयोग लिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री की सभाएं हमने प्रत्येक नगर निगम क्षेत्र में करनी है। बड़ी नगर पालिका में मुख्यमंत्री सभाएं होंगी। मेरा प्रत्यक्ष रूप से अनेकों स्थानों पर जाना होगा और हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, सबको हम अलग अलग स्थानों पर उनके कार्यक्रम श्रृंखला बनाएंगे और कल से हमारा चुनाव का विधिवत शुभारंभ प्रारंभ हो जाएगा। हो चुकी है प्रचार प्रसार की तैयारियां हैं। पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और लगातार तैयारियों में जुट चुकी है। दिग्गजों को कमान सौंपी जा चुकी है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का दावा करती हुई भी नजर आ रही है। निकाय चुनाव का ये महारण है जहां पर पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। जोरों शोरों से अब प्रचार प्रसार का समय है जहां पर पार्टियां प्रचार प्रसार करती हुई नजर आएंगी और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उनकी तरफ से कहीं ना कहीं पूरी तैयारी कर ली गई है, दिग्गजों को कमान सौंप दी गई है। अब ये समय बताएगा कि आखिरकार जो जीत है वो किस पार्टी की होती है। हालांकि निकाय चुनाव को लेकर जो है प्रचार प्रसार का दौर भी अब शुरू हो चुका है। नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, प्रचार प्रसार का जो दौर है उसको लेकर भी पार्टियां पूरी तरह से तैयारियों में अब नजर आ रही हैं। उत्तराखंड निकाय चुनाव में अब प्रचार प्रसार का दौर शुरू हो गया है, जिसको लेकर खटीमा से अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी प्रत्याशी रमेश चंद्र जोशी ने घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया और आगामी बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी घर घर जाकर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रमेश चंद्र जोशी के लिए वोट मांगा है। नगरपालिका चुनाव का दूसरा दिन है प्रचार का और हम लगातार वार्डों में संपर्क कर रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में पूरा जोशो खरोश के साथ इस मुहिम को चलाया जा रहा है और हम विजय श्री। देहरादून के बाद अब बागेश्वर में भी शराब की ओवर रेटिंग पर आबकारी विभाग सतर्क नजर आ रहा है, जिसको लेकर जिला आबकारी अधिकारी हरीश चंद्र कुमार ने बताया कि आबकारी विभाग बागेश्वर लगातार बागेश्वर, गरुड़, कपकोट, कंधार, कांडा जैसे इलाकों में ओवर रेटिंग के खिलाफ अभियान चला रहा है। बागेश्वर के किसी भी हिस्से से शराब में ओवर रेटिंग की शिकायत आने पर लगातार कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में नगर निकाय के चुनावों को देखते हुए संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और कार्रवाई भी की जा रही है।
आपकी ओवर रेटिंग का मामला है, जहां पर आबकारी विभाग का एक्शन देखने को मिला है। लगातार आबकारी विभाग भी सतर्क नजर आ रहा है और लगातार इसको लेकर अभियान भी चलाया जा रहा है, कार्रवाई भी की जा रही है और शराब में ओवर रेटिंग की शिकायत आने पर लगातार कार्रवाई भी की जाएगी। प्रदेश में नगर निकाय के चुनावों को भी देखते हुए संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान लगातार इसको लेकर चलाया जा रहा है और अभियान जो है चलाए जा रहे हैं उसको लेकर कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। तो शराब की ओवर रेटिंग पर अब फुल स्टॉप लगेगा, आबकारी विभाग का ऐसा कहना है और आबकारी विभाग अब एक्शन मोड में इसको लेकर नजर आ रही है। कई तरह की कार्रवाई भी यहां पर देखने को मिलेगी। शराब की ओवर रेटिंग को लेकर आबकारी विभाग अब सतर्क मोड में है। द्वारा रेगुलर चेकिंग अभियान हो रही है, तो गुमनाम रूप से किसी को भेज करके खरीदारी भी कराई जाती है। पूर्व में मिस भराड़ी दुकान की शिकायत हुई थी तो हमारे द्वारा कार्रवाई की गई, उसका एक बार चालान कर दिया गया हमारे द्वारा ओवर रेट में, और दोबारा से अगर फिर उसकी शिकायत मिलती है फिर हम उसके जांच करेंगे और उस पर पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। 3 टीमें हमारे द्वारा बनाई गई है जो कि जिला स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा गठित कर दी गई है। वो 3 टीमें जो है शिकायत प्राप्त होने पर जहाँ पर भी हो रहा है तो वहाँ दबिश का काम कर रही हैं, या ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो उस पर कार्रवाई करती है। अगर कोई सूचना मिलती है तो उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। जहां मोबाइल और इंटरनेट आजकल जीवन का हिस्सा बन चुके हैं, तो वहीं बागेश्वर के कई गांवों में अभी तक सिग्नल ही नहीं है, जिसके चलते गांव वाले अपने लोगों से बात करने के लिए भी लंबा इंतजार करते हैं। इस समस्या को देखते हुए इन क्षेत्रों को संचार सुविधा से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन और स्थानीय विधायक के प्रयासों से बीएसएनएल ने नई पहल की है। बीएसएनएल की ओर से दूरस्थ इलाकों में 48 नए टावर लगाए जाने का काम किया जा रहा है, जिसमें से 21 टावरों का काम भी पूरा हो गया है। जो ग्रामीण क्षेत्र थे, ऐसे क्षेत्र थे जहां पर कई वर्षों से संचार सुविधा से जो वंचित थे, तो ऐसे क्षेत्रों में बीएसएनएल के द्वारा 48 टावर लगाए जाने प्रपोज थे। तो ये कार्रवाई इसमें चल रही थी, तो उसी के क्रम में जो इनके 21 टावर्स हैं वो अब लगाए जा चुके हैं और उनके द्वारा जो संचार सुविधा है वो उपलब्ध कराई जा चुकी है। अगर उसमें कतिपय गाँव ऐसे हो सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं कि टावर लगाने के बाद भी कुछ वहाँ पे तकनीकी समस्याएं हैं, तो उनको भी बीएसएनएल के द्वारा दूर किया जा रहा है और कुछ दिनों में जो टावर अभी ऑन एयर हो चुके हैं वो सुचारू रूप से कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। और जो बचे हुए टावर हैं उनके संबंध में भी बीएसएनएल को अवगत कराया गया है कि एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत, यानी 1 माह के अंदर अंदर बाकी बचे हुए टावरों को भी लगाकर सुनिश्चित कराएं, उनके द्वारा भी जो संचार सुविधाएं हैं वो भी ऑन एयर करवाना सुनिश्चित करें। 2025 के लिए एक सुखद आगाज है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि सीमांत क्षेत्रों के अंदर मोबाइल कनेक्टिविटी का होना बहुत नितांत आवश्यक है, जहां डिजिटल इंडिया के तहत एक बड़ी थीम के साथ पूरे देश के अलग अलग कोनों पर दूरसंचार से लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा था। तो उसी दिशा में हमारे उत्तराखंड प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के अथक सहयोग के कारण से आज हम दूरस्थ जो अंचल हैं, जो अलग अलग हमारे ऐसे हिमालय से लगे हुए जो गांव हैं, उस क्षेत्रों में हम माननीय अजय टमटा जी के माध्यम से केंद्रीय मंत्री जी से भी मिले थे। तो उसके निमित्त हमारे यहाँ 72 टावर स्वीकृत हुए हैं, जिसमें हम पहले फेज़ में 15 टावरों को जनता के लिए जो है सुचारू रूप से चालू करा दिए हैं और कतिपय कारणों से अगर उस पर कोई तकनीकी कमी आ रही है तो धीरे धीरे उसको ठीक कर दिया जाएगा। और जिसके कारण से आगे के दिनों में हम चाहेंगे कि हमारे जो दूर दराज में रहने वाली हमारी मातृशक्ति है, हमारे युवा भाई लोग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, किसी को बैंक में आना पड़ता है, किसी को पानी का बिल जमा करना है, बिजली का बिल जमा करना है, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है और बहुत सारे ट्रांजैक्शन आज के डेट पर स्मार्टफोनों के माध्यम से होता है। कपकोट के तीख में हुए कार हादसे के 4 मृतकों के शव बरामद हो गए हैं। बता दें कि बुधवार की शाम को बदियाकोट से कपकोट की तरफ आते समय एक कार पिंडर नदी में गिर गई थी, जिसके बाद पुलिस ने चारों के शव को जिला अस्पताल लाई, जहां पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। हादसे से मृतकों के परिजनों में मातम पसरा हुआ है।
तो तेज रफ्तार की भेंट चढ़ चुकी है जिंदगी। कार हादसा होता है। कार हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। 4 मृतकों के शव को बरामद कर लिया गया और जैसे ही परिवार को इसकी सूचना मिलती है, परिवारों में मातम पसरा हुआ है। लगातार इस तरीके के हादसों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से शव का जो है रेस्क्यू किया गया है, शवों को बरामद कर लिया गया है। और ये बड़ा हादसा बताया जा रहा है जहां पर 4 लोगों की जिंदगी चली गई। तेज रफ्तार की वजह से 4 लोगों की जिंदगी चली गई और जब परिवारजनों को इस पूरी हादसे का पता चलता है, उसके बाद परिवारजनों में मातम पसरा हुआ है। तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं। ये बहुत दुखद घटना है और हमारे कपूर के दुर्गम क्षेत्र पीक के पास कल की जो घटना सामने आई है बहुत दर्दनाक घटना है और 4 ऐसे युवा लोग इस संसार से विदा हुए हैं। उससे पूरे कपूर के क्षेत्र के अंदर बहुत दुख की घड़ी है। और तो ऐसे समय में हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका आत्मा को शांति और अपने चरणों में स्थान दे और जो परिवार संकट की घड़ी में है तो उसके लिए हम सरकार से प्रयास करेंगे और समाज के सभी वर्गों से सभी लोगों से सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि कम से कम जो हमारा समाज है वो एक दूसरे को इस दुख की घड़ी में संवेदना के साथ हम सब लोग सहयोग करने का। 1 जनवरी की शाम को हमको एक सूचना मिली लगभग 6 बजे कि जो नदिया कोट के बाद 3 गांव है वहाँ पे एक ऑल्टो कार नीचे खाई में गिर गई है। इसमें कुछ लोग होने की संभावना व्यक्त की गई थी गाँव वालों के द्वारा। तो इसके उपरांत थाना कपूर, फायर कपूर और SDRF की टीम है वो तुरंत ही वहाँ रवाना हुई। जब तक वो टीम वहाँ पे पहुँचती तब तक गांव वाले नीचे जा चुके थे। तो उक्त कार में 4 व्यक्ति बताए जा रहे थे जिसमें 2 महिला 2 पुरुष थे जिनकी उम्र 30 से लेकर 34 वर्ष के बीच में है। तो गांव वालों के द्वारा तो 3 शवों को देखा गया था, उनको बाहर मतलब उनको रिकवर किया जा चुका था। जब मौके पर हमारी टीम वहाँ पे पहुँची, सबकी जॉइंट टीम पहुँची, तो इसके बाद रात को जो 3 लाशें थी जिसमें 2 महिला और 1 पुरुष की लाश थी, इसको सकुशल SDRF और फायर स्टेशन कपूर, थाना कपूर और जो लोकल लोग थे उनके द्वारा रोड पे लाया गया, जो कि लगभग 500-600 फीट नीचे गिरे हुए थे। इसके बाद रात में अंधेरा काफ़ी था प्लस पाला वगैरह गिरने लग गया था, जिस वजह से चौथा शव रात को बरामद नहीं हो पाया। तो इसके बाद सुबह फिर से हमने सुबह होते ही रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से स्टार्ट किया गया। तो जो पिंडा नदी थी उसमें कार गिरी हुई दिखी गई और उस कार से कुछ दूरी पर ही नीचे खाई में जो चौथा व्यक्ति था जिसका नाम सुंदर ऐठानी था वो भी मिल गया था, उसकी लाश भी बरामद कर दी गई है। उत्तराखंड सरकार की शीतकालीन 4 धाम यात्रा को प्रमोट करने की तैयारी और प्रचार प्रसार का व्यापक असर अब देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग शीतकालीन यात्रा के लिए पहुंच रही हैं। यात्रा को लेकर जगह जगह से सकारात्मक परिणाम भी मिल रहे हैं, जिसको लेकर सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि यह एक सकारात्मक और बेहतर संकेत है। 4 धाम यात्रा के साथ साथ 4 धाम यात्रा के शीतकालीन पड़ाव पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्री पहुंचे हैं। सीएम धामी ने यात्रा की शुरुआत को लेकर जैसा सोचा था, ठीक उसी तरह शीतकालीन यात्रा का क्रियान्वयन हो रहा है। स्थान है, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पहले भी इस संबंध में निर्णय लिए गए थे और सभी विभागों को निर्देशित किया गया था कि 4 धाम यात्रा की तैयारियां किया जाए, वो चाहे सड़क से संबंधित है, स्वास्थ्य है, बिजली है, और साथ ही साथ सूचना विभाग को भी निर्देशित किया गया था कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए कि जो देव डोलियाँ हैं आकर के जो देव स्थान है जहाँ पर प्रवास करते हैं उनके बारे में लोगों को बताया जाए ताकि आकर के लोग जो तीर्थयात्री हैं उसका दर्शन लाभ उठाएं। तो हम लोगों ने भी अपने स्तर से काफ़ी उसमें प्रचार प्रसार किया, तो उसका बड़ा अच्छा देखने को परिणाम मिल रहा है। और कल नए वर्ष पर भी नरसिंह देवता, ओंकारेश्वर महादेव और मुखवा में और खरसाली में काफ़ी भीड़ रही और साथ ही साथ जो पर्यटक हैं वो भी आए। लेकिन अगर शीतकालीन जो 4 धाम यात्रा है उसकी बात करें तो बहुत एक अपेक्षित, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपेक्षा की थी, उसी के अनुरूप परिणाम प्राप्त हो रहा है।
उत्तराखंड में साल भर चारधाम यात्रा संचालित करने की दिशा में प्रदेश सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इस समय प्रदेश में शीतकालीन चारधाम यात्रा जारी है। यहां पर आने वाले सभी तीर्थयात्रियों को हर संभव सुविधाएं मुहैया करने के लिए अब प्रशासनिक अमला पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। शीतकाल के दौरान तीर्थयात्रियों को किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो, इस पर पूरा फोकस किया जा रहा है। यही वजह है कि शीतकाल के दौरान भी काफी संख्या में तीर्थयात्री उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे प्रदेश प्रशासन की बड़ी सफलता माना जा रहा है। इसके साथ ही स्थानीय व्यापारियों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। यात्रियों के आने में पहाड़ों में भी चहल पहल बनी हुई है। सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ सुझाव की है, एडवाइजरी कॉपी आपको हम दे देंगे। आप उसको व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे तो लोगों को राहत मिलेगी। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो भी लोग चारधाम यात्रा में आते हैं, सर्दी के कारण या रास्ता बंद होने के कारण या और कई प्रकार से आपदा के किसी प्रभाव के कारण उनके कार्यक्रम में कोई व्यवधान न हो। अगर कोई व्यवधान होता है तो उसको हम सुनिश्चित करेंगे कि उनकी परेशानी दूर हो सके। इस दिशा में काम किया जा रहा है। वर्तमान में शीतकालीन यात्रा के सभी रास्ते खुले हुए हैं और जो मुख्य हमारे पर्यटक स्थल हैं जहाँ पे बर्फबारी हो रही है, लोग पर्यटक बड़ी संख्या में आ रहे हैं, बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं और सभी रास्ते खुले हुए, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। अभी शीतकालीन चारधाम यात्रा को तैयारियां चल रही हैं। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। स्थानीय व्यापारियों को भी कहीं ना कहीं इसका फायदा देखने को मिल रहा है। शीतकालीन चारधाम यात्रा ने अब रफ्तार पकड़ ली है। उत्तराखंड के प्रमुख मार्गों पर 54 डेंजर जोन चिन्हित किए गए हैं, जहां पर यातायात के दौरान कभी भी आपदा जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि NHIDCL, NH और BRO को इसकी सूचना दे दी गई है। उनके स्तर से कार्य किए जा रहे हैं ताकि डेंजर जोन का सही से ट्रीटमेंट हो सके और आवागमन बाधित होने की स्थिति सामने न आए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन विभाग विभिन्न विभागों के साथ समन्वय बनाकर तमाम तरह की गतिविधियों का संचालन कर रहा है ताकि प्रदेश में आने वाले दिनों में आपदा जैसी स्थिति का सामना न करना पड़े। जोन हमारे प्रमुख मार्गों पर हमने लगभग 54 के आसपास हॉटस्पॉट ढूंढे थे, जहां पे आपदा की दृष्टि से संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा है। ऐसे स्थानों की सूची NHIDCL को, NH को, BRO को दे दिया गया है। वो अपने लेवल पे परीक्षण कर रहे हैं। उसमें से अधिकांश में उनके द्वारा प्रोसेस शुरू कर दिया गया है और हमारा प्रयास है कि जो छोटे काम हैं जिनको हम जल्दी कर सकते हैं, इस वर्ष आपदा के पूर्व हम कर लेंगे। कुछ बड़े बड़े काम हैं जिसमें 2 से 3 साल तक समय लग सकता है। उसके लिए प्रस्ताव, बजट की व्यवस्था और बाकी चीजें विभाग के स्तर पे की जा रही है। तो आपदाओं से निपटने को लेकर उत्तराखंड तैयार है, प्रशासन तैयार है। आपदा प्रबंधन सचिव ने भी इसको लेकर निर्देश दे दिए हैं कि हर समय विभाग जो है तैयार रहे। आपदा के लिए उत्तराखंड तैयार नजर आ रहा है। आपदाओं से किस तरीके से निपटा जाए, इसके लिए प्रशासन ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।